राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को नमस्कार। आज की क्लास जो है उसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का डिस्कशन जो अभी तक चलता आ रहा है उसी को ही आगे बढ़ाएंगे। 3 राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम पढ़ चुके हैं। अंतिम जो भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो हमारा टॉपिक है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। अब एक तो देखिए इनके जो जनरली नाम है ना, ये चौथा भौतिक क्षेत्र आप कह सकते हो। इनके जो नाम है, जैसे इससे लास्ट हम पढ़ रहे थे मैदानी क्षेत्र, तो इनके नाम से, और पूर्वी मैदानी क्षेत्र था तो पूर्व दिशा में स्थित, और मैदानी भाग मतलब पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसी तरह से दक्षिण पूर्व में स्थित है, और भाग कैसा है, पठार का है। जनरली पठार है, काली मिट्टी वहां पाई जाती है, इसलिए इस पूरे का नाम ही क्या पड़ गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो इसका सबसे पहले निर्माण कब हुआ? जिस तरह से बाकी भौतिक प्रदेशों का निर्माण हमने देखा है, उसी तरह से अगर इसकी बात करें तो इसका निर्माण, अगर भूगर्भिक जो इतिहास है उसमें बात करें, तो इसका निर्माण मेसोजोइक जो महाकल्प था, मध्यजीवी मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी का उद्गार हुआ था। धरती के अंदर से ज्वालामुखी धरती का जो सतह है, तल है, उसको तोड़ करके बाहर आए थे, और उसके जो लावा है, जो बाहर अंदर से जो मैग्मा बाहर निकला लावा बन करके, और उसका जो फैलाव हुआ तरल लावा का, उसके फैलाव से पठारों का निर्माण हुआ था। और ये भाग किसका है? तो अपने भारत का एक हिस्सा है दक्कन का लावा पठार, उसी का ही भाग है, उसी का ही राजस्थान में विस्तार है। इसके अलावा और इसके बारे में हम फैक्ट की बात करें तो विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो हम पढ़ रहे थे पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और उसी पूर्वी मैदानी क्षेत्र के पूर्वी भाग की जो है सीमा, उसकी तरफ इसका विस्तार है। अंतिम सीमा जो है दक्षिणी पूर्वी पठार की, नक्शे से ही एक बार समझ लेते हैं। मैप आपके सामने बनाता हूं मैं, उसमें आप समझने की कोशिश करेंगे कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, वैसे तो थोड़े बहुत तो जो साइड का नाम है उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होगा किस तरफ। बाकी फिर भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। जैसे ये भारत राजस्थान का नक्शा है, और इसके अंदर साइड सबसे पहले लिख लें, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। तो इसका दक्षिणी भाग और पूर्वी भाग इसके इस तरफ, जैसे कि इसके नाम से है तो इसके इस तरफ होगा विस्तार। तो बेसिकली है कहाँ, तो मूल रूप से तो ये जो जिले हैं इस तरफ वाले, मैंने जो एरो बनाई है, यहाँ पर लगभग इस जगह स्थिति है कोटा की, थोड़ा सा ऊपर है बूंदी, यहाँ पर है बारा, इधर है झालावाड़। तो मुख्य रूप से जो हाड़ौती क्षेत्र है उसमें ही दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का विस्तार है, जिसमें से बारा, झालावाड़, कोटा, ऊपर की तरफ बूंदी। इसके अलावा और अगर हम बात करें थोड़ा सा और विस्तार बढ़ते हुए, तो चित्तौड़गढ़ का, भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा भी इसमें हम मान सकते हैं। तो ये मुख्य भाग है जहां पर दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का विस्तार है। सबसे पहले विस्तार लिखेंगे इसका। अच्छे से निर्माण से संबंधित बिंदु ही देख लेते हैं। एक तो इसका दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का भूगर्भिक इतिहास के हिसाब से देखें तो इसका निर्माण कब हुआ है, तो मेसोजोइक महाकल्प, इंग्लिश में होता है मेसोजोइक, हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे मध्यजीवी। मध्यजीवी महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में ज्वालामुखी उद्गार किससे बना है, तो लावा से बने पठार हैं ये। तो ज्वालामुखी उद्गार में निकले लावा से निर्मित, पहला तो ये है। निर्माण कब हुआ,
इसके अलावा सेकंड फैक्ट हम देखें इससे जुड़ा हुआ, तो इसका विस्तार कौन कौन से जिलों में है। तो मुख्य रूप से जो हाड़ौती क्षेत्र है। अच्छा, इसको हाड़ौती क्षेत्र क्यों कहते हैं? यहाँ पर जो राजपूत शासक थे राजस्थान के, उनमें से एक हाड़ा वंश हुआ था, आप राजस्थान की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो उनका यहाँ पर राज था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र को हम हाड़ौती क्षेत्र भी कहते हैं। और हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से जिले कौन कौन से हैं? तो झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां। ये जो चार क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से इसका विस्तार माना जाता है। इसी के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का थोड़ा सा विस्तार, चूंकि वो पूर्वी मैदानी क्षेत्र का भाग है सवाई माधोपुर का, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा जो ऊपर से नीचे बूंदी की तरफ से टच है, तो वहां पर भी थोड़ा सा इसका विस्तार है। लेकिन अभी मुख्य रूप से हम कहाँ देखेंगे? तो दक्षिणी पूर्वी पठार का विस्तार हाड़ौती क्षेत्र में, झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां के क्षेत्र में है। इसके अलावा इसके साथ हम लिखना चाहें तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी इसका थोड़ा सा विस्तार आप मान सकते हैं, नीचे लिख लेंगे। चित्तौड़गढ़ व ये केवल हम थोड़े से आइडिया के लिए ध्यान में रखेंगे कि वहां तक भी थोड़ा थोड़ा विस्तार है इनका। बेसिकली जो हमें ध्यान रखना है वो यही है कि जो हाड़ौती क्षेत्र है, जो झालावाड़, कोटा, बूंदी और बारां वाला क्षेत्र है, वहीं पर इसका ही विस्तार हमें मानना है। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और फैक्ट देखेंगे तो करौली, सवाईमाधोपुर और धौलपुर का जो विंध्यन कगार के साथ वाला भाग है, विंध्यन कगार से मतलब जैसे मैप से आप देखें तो, जैसे ये राजस्थान का मैप आपके सामने है, इसका ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर एक इस तरह से एक फोल्ट है, और ये फोल्ट किस किस के बीच में है? तो इस तरफ तो हमने देखा ही था, ये वाले भाग में यहाँ मान लीजिए अरावली का विस्तार है, और इस तरफ मध्य प्रदेश वाला जो भाग है, यहाँ पर एक पहाड़ी क्षेत्र विस्तृत है जिसको कहते हैं विंध्याचल। और इस विंध्याचल और अरावली के बीच वाला जो भाग है, यहाँ पर दोनों को अलग करने वाली एक यहाँ पर बड़ा सा गड्ढा है। गड्ढे का मतलब लंबाई में एक भ्रंश है। अगर दो पहाड़ी क्षेत्र जो आपस में एक दूसरे से बहुत ऊंचे हैं, दोनों आपस में ऊंचे हैं, लेकिन बीच के अंदर इस तरह की एक खाई बनी होती है, तो इसको हम नाम दे देते हैं भ्रंश। और यहाँ पर बीच में एक भ्रंश है जिसको कहते हैं महान सीमा भ्रंश। हम जब भारत की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ एक भ्रंश और पढ़ेंगे आप, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। वहां पे उसका नाम आएगा मुख्य सीमा भ्रंश। ये है महान सीमा भ्रंश, दोनों में अंतर है। महान सीमा भ्रंश कहाँ है? तो ये सवाई माधोपुर, करौली और कोटा, बूंदी वाला जो भाग है, यहाँ पर है। और मुख्य सीमा भ्रंश जो है वो हिमालय वाले पार्ट में है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे आप, दोनों में अंतर है। एक है मुख्य सीमा भ्रंश जो कि हिमालय वाले भाग में है, एक है महान सीमा भ्रंश जो कि दक्षिणी पूर्वी पठार की क्षेत्र का ही हिस्सा है, और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और कुछ भाग कोटा, कोटा के अलावा चित्तौड़गढ़ तक, ये इस तरह का एक लंबाई में, लगभग इसकी लंबाई की बात करें हम तो 480 किलोमीटर की लंबाई में है ये। और एक लंबा सा भ्रंश है जिसको हम कहते हैं महान सीमा भ्रंश। इससे जुड़ा हुआ एक ये फैक्ट ध्यान रखना है। अब विस्तार की हम बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, ये तो मुख्य क्षेत्र हैं ही जहाँ विस्तार है। इसके अलावा ये जो भ्रंश कगार है, उसके साथ साथ सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का जो भाग है, यहाँ पर भी, जिसको कि हम विंध्यन कगार भूमि कहते हैं, ये भी इसी दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र का हिस्सा है। ध्यान रखेंगे, एक तो ये वाला भाग, और इसके अलावा महान भ्रंश कगार के साथ साथ में ये वाला भाग जो है, इसमें सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर का मुख्य रूप से हिस्सा आता है। कोटा, बूंदी का तो हमने पहले ही बात कर ली, और ये चित्तौड़गढ़ तक जाता है आगे। तो ये वाला जो विस्तार है, इसको ही हम नाम देते हैं महान सीमा भ्रंश। इससे जुड़े हुए फैक्ट लिख लेंगे।
तो अब तक देखिए हमने विस्तार वाले जो जिले देखे हैं, हाड़ौती क्षेत्र, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में भी विस्तार, और इसी में तीसरा फैक्ट क्या लिखेंगे, कतार भूमि के रूप में, विंध्यन कगार भूमि के रूप में सवाई माधोपुर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करेंगे, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में भी विस्तृत। ये हमने हाड़ौती का जो पठार है, या जिसको हम दक्षिणी पूर्वी पठार कहते हैं, दूसरा नाम हाड़ौती का पठार भी कहते हैं, उसका विस्तार हमने देख लिया, कौन कौन से जिले में इसका विस्तार है। इसके बाद हम बात करेंगे राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग ये कवर करता है। तो उसमें फैक्ट हम वेरी फर्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, दोबारा बता दूं मैं आपको, 6.59%। कुछ बुक्स में इसको 6.89 भी दे रखा है, कुछ में इसको लगभग 7% भी दे रखा है, लेकिन अगर एग्जैक्ट की बात करें 6.89 का मुझे नहीं पता क्यों दे रखा है, बाकी मैं तो बात करूंगा फैक्ट में, तो 6.59% इसका विस्तार है। और जनसंख्या कितनी है, तो कुल जनसंख्या का 11% यहाँ निवास करती है। तो ये दोनों फैक्ट हम लिख लेंगे। कुल क्षेत्रफल, और कुल क्षेत्रफल किसका, राजस्थान का, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 6.59% भाग ये घेरता है। और जनसंख्या की यहाँ पर कितनी रहती है, तो यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, संपूर्ण जनसंख्या, राजस्थान की जो पूरी जनसंख्या है, लगभग 2011 की जनगणना की बात करें तो 6.86 करोड़, उसका 11% भाग दक्षिणी पूर्वी पठार वाले क्षेत्र में निवास करता है। ये इससे जुड़े हुए बिंदु हमने देख लिए इंपोर्टेंट, जिसमें हमने इसका निर्माण का काल देख लिया भूगर्भिक इतिहास के हिसाब से, कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या, विस्तार वाले जिले, ये सब। अच्छा, सीमाओं की बात करें तो सीमाएं, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश से दक्षिण पूर्व में राजस्थान की अंतिम सीमा तक, ये भी एक छोटा सा बिंदु हम इसमें लिख सकते हैं। ये किस तरफ फैला हुआ है, तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी वाला जो हिस्सा है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र से आगे का जो भाग है, वहां पर इसका विस्तार है। अब इसको हम दो तरह से डिवाइड करके पढ़ते हैं। दो तरह से डिवाइड कैसे, तो हम इसको, जैसे अभी हम बात ही कर रहे थे, दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो जो बिल्कुल हाड़ौती वाला क्षेत्र है, जिसको मुख्य रूप से हम दक्षिणी पूर्वी पठार का भाग मानते हैं, एक तो वो वाला भाग है, उससे जुड़ी हुई कुछ पहाड़ियाँ, कुछ क्षेत्र हम बात करेंगे। इसके अलावा एक भाग जो विंध्यन कगार वाला मैंने अभी आपसे कहा था, एक वो है जिसको विंध्यन कगार भूमि के नाम से हम पढ़ते हैं। तो इसके दक्षिणी पूर्वी पठार के भी हमने क्या कर लिए, अध्ययन के हिसाब से दो भाग कर लिए, दो जगह डिवाइड किया। एक तो इसमें से कौन सा है, हाड़ौती क्षेत्र, या आप इसको कह सकते हैं, या दक्कन, दक्कन से मतलब होता है दक्षिण, दक्कन का लावा पठार। एक तो ये डिवाइडेशन देख लिया, दूसरा हम डिवाइडेशन देखेंगे इसी में, विंध्यन कगार भूमि। दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं। मुख्य रूप से जिसका विस्तार है हाड़ौती का क्षेत्र का, उसके और बिंदु हम देखेंगे। तो हाड़ौती के क्षेत्र वाले भाग में
हम मैप से एक बार समझना चाहें तो देखिए, ध्यान आपका मैप की तरफ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान के मैप में हम देखें तो ये वाला जो हिस्सा है, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़ वाला हिस्सा है। यहाँ पर सबसे पहले झालावाड़ के अंदर बात करें तो झालावाड़ की दक्षिण पश्चिम वाली जो सीमा है, मैं इसका कलर थोड़ा सा ऐसा चूज कर लेता हूँ जो आपको दिखाई दे। इसका ये जो दक्षिणी पश्चिमी वाला भाग है झालावाड़ का, इस वाले हिस्से में यहाँ पर विस्तार है डंग गंगधार। यहाँ पर एक उच्च भूमि है। उच्च भूमि का मतलब होता है आसपास के जो क्षेत्र है उससे थोड़ा सा हाइट में, थोड़ी ऊपर है। और इसको नाम क्या देते हैं? डंग डग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र। तो ये कहाँ है? झालावाड़ के दक्षिण पश्चिमी भाग में। थोड़ा सा लोकेशन के हिसाब से दिमाग में मैप के हिसाब से याद रखेंगे। इसके अलावा फिर ऊपर की तरफ चलें तो बारां जो है उसी में एक एरिया है जिसको हम कहते हैं शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र। ये भी आसपास के क्षेत्र से थोड़ी सी उठी हुई भूमि है, इसलिए इसका नाम उच्च भूमि क्षेत्र है। इसी के अलावा बारां में ही घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ियां हैं। ठीक है। इससे फिर ऊपर की तरफ बढ़े तो बूंदी वाला जो क्षेत्र है, बूंदी और कोटा के अंदर अधिकांश भाग तो बूंदी में है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं जिनको हम कहते हैं आडावल की पहाड़ियां। ये इस तरफ बूंदी वाले भाग में विस्तृत हैं। तो इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पहाड़ियां जो हैं वो कोटा के अंदर भी हैं, जिनको हम कुंडला की पहाड़ियां कहते हैं। ये हमने देखी ली। अच्छे, यहाँ पर एक क्रेटर भी है बारां के अंदर। क्रेटर क्या होता है बेसिकली? तो दो तरह से क्रेटर की झील का निर्माण होता है। एक तो क्या होता है, जैसे जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं ना, पहले से जो ज्वालामुखी चल रहा है और किसी समय उसमें कोई उद्गार हुआ होगा, उसका मुंह धीरे धीरे क्रेटर की शेप में, इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये ज्वालामुखी उद्गार है। आप ज्वालामुखी का उद्गार जब उसमें पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, तब आपको और थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो समझ में आएगा। इस तरह से मान लो ये आपके ज्वालामुखी बाहर निकला, किसी समय इसमें से इरप्शन हुआ था, ये बंद हो गया। उसके बाद बंद हो गया तो इसका ऊपर वाला जो मुंह होता है वो किस तरह से बन जाता है? ये मैं तो बहुत छोटे में बना रहा हूँ, बहुत चौड़ाई में होते हैं और वो कीप नुमा शेप में हो जाते हैं इस तरह से, और इसमें पानी भर जाता है। तो इसको हम क्रेटर बोलते हैं इस जगह को, और इससे जो झील बन जाती है उसको क्रेटर झील कह देते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या होता है? तो जो उल्कापिंड होते हैं ना, उल्कापिंड क्या होते हैं? तो अपने आसमान के अंदर तारे या जो और भी खगोलीय पिंड है उनके कुछ टुकड़े टूट करके नीचे पृथ्वी पर गिरते हैं, उनको हम उल्कापिंड कहते हैं। तो उनके गिरने से भी बहुत जो गड्ढा हो जाता है उसमें उसका जो निर्माण हो जाता है, उस गड्ढे को भी हम क्या कह देते हैं? क्रेटर। तो दो तरह से क्रेटर, यहाँ पर उल्कापिंड के गिरने से क्रेटर का निर्माण हो रखा है जिसको हम नाम क्या देते हैं? तो रामगढ़ क्रेटर। और इसी के पास छोटी छोटी पहाड़ियां हैं रामगढ़ क्रेटर के पास ही, और इनको हम कहते हैं रामगढ़ की पहाड़ियां। ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां। इसके अलावा एक पठार भी है बूंदी और कोटा के अंदर जिसका विस्तार है, जिसको कहते हैं डाबी का पठार। इसको क्या नाम देते हैं? डाबी का पठार। तो आडावल की पहाड़ियां, कोटा के अंदर कुंडला की पहाड़ियां, इस तरह से घोड़े की नाल के आकार में पहाड़ियां, शाहाबाद उच्च भूमि क्षेत्र, और रामगढ़ क्रेटर, रामगढ़ की पहाड़ियां, और इसके अंदर डग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे थे जो हाड़ौती के पूर्वी पठारी क्षेत्र में हैं और जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है। इसके अलावा बूंदी के अंदर ही अगर हम दर्रों की बात करें तो बूंदी के अंदर ही हमने जब अरावली पढ़ी थी उस समय भी इसका डिस्कशन किया था, वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 4 दर्रे हैं, रामगढ़ दर्रा, खटगढ़ दर्रा। अच्छा, ध्यान रखना है रामगढ़ क्रेटर यहाँ है, वहां रामगढ़ के नाम से दर्रा है। तो रामगढ़ दर्रा है, खटगढ़ दर्रा है, जैतावाज दर्रा है और लाखेरी दर्रा है। ये बूंदी वाले भाग में है। और बूंदी वाले कौन से भाग में? जनरली जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं उसके आसपास जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहीं पर इसके भाग हैं। इसके अलावा
यहाँ झालावाड़ वाला और कोटा वाला जो एरिया है वहां पर लंबे रूप में, अच्छा ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हमने देखी हैं, आडावल की पहाड़ियां, इनकी लगभग जो लंबाई है फैलाव में वो कितनी है, 96 किलोमीटर। इसी तरह से ये कोटा और झालावाड़ की सीमाई क्षेत्र में कुछ पहाड़ियां हैं जिनको हम नाम देते हैं मुकुंदरा की पहाड़ियां। इनको हम नाम क्या देते हैं, लंबे रूप में है ये मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हम बात कर चुके हैं बिंदुओं की, अब इनको वन बाय वन हम लिख लेते हैं। चलिए, पहला इसमें हम लिखेंगे दक्कन का लावा पठार। उसके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनके बारे में फिर बात करेंगे। दो भाग हम देख रहे थे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के, एक तो दक्कन का लावा पठार वाला भाग है, एक विंध्यन कगार भूमि वाला भाग है। तो इसको नंबर 1 लगा करके हम लिखेंगे दक्कन का लावा पठार। अब इसमें कौन कौन से हिस्से हैं, तो सबसे पहले देखिए इसमें बारा की सहबाद उच्च भूमि, बारा की सहबाद उच्च भूमि पहला पार्ट। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट आप लिख लें। एक तो हमने देख लिया बारा के अंदर विस्तृत है, नाम से पता चल रहा है बारा की सहबाद उच्च भूमि, तो दोबारा हम लिखेंगे नहीं, बारा में है, आपको ये अंडरस्टूड होना चाहिए बारा में विस्तृत है। दूसरा इससे जुड़ा हुआ एक बिंदु है, यहाँ की एक चोटी है भाई, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र भी है और उसकी एक चोटी है कस्बा थाना चोटी, जो इस दग गंग शाहबाद उच्च भूमि वाला जो क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी हाइट है 456 मीटर। ये थोड़ा सा इससे जुड़ा हुआ फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि बारा की शहबाद उच्च भूमि में एक चोटी है जिसको कस्बा थाना चोटी कहते हैं, जिसकी हाइट लगभग 456 मीटर है। एक फैक्ट शायद हमने इसमें लिखा नहीं है यहीं पर, यहाँ पर एक फैक्ट आप और ऐड कर लें कि इसकी जो एवरेज हाइट है पूरे हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई जो है वो है लगभग 450 से 600 मीटर। कितनी है, 450 से 600 मीटर। बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश अगर किसी भी क्षेत्र में होती है, अरावली मान लें, पश्चिमी रेतीला मरुस्थल मान लें या मैदानी मान लें, तो उसमें सबसे ज्यादा वर्षा यहाँ होती है। तो वार्षिक वर्षा कितनी है, लगभग 80 से 120 सेंटीमीटर। तो इसी में एक फैक्ट और लिख लें कि ये सबसे अधिक वार्षिक वर्षा वाला भौतिक क्षेत्र है। ये कुछ बिंदु आप लिख लेंगे इसमें। चलिए, सेकंड, बारह की शहबाद उच्च भूमि हमने लिख ली, विस्तार हम जान ही लेंगे इसमें। बारह का ही एक और बिंदु लिख लें हम, इसको आप 1 2 3 पॉइंट दे सकते हैं, ABCD दे सकते हैं, अपनी मर्जी से जो भी आप देना चाहें बिंदु। दूसरा मैं इसमें लिखूंगा रामगढ़ क्रेटर व रामगढ़ की पहाड़ियां। तो इसमें बिंदु हम क्या लिखेंगे, एक तो रामगढ़ क्रेटर जो है उससे संबंधित एक बिंदु लिख लें, यह है जियो हेरिटेज साइट है। राजस्थान की एकमात्र जियो हेरिटेज साइट है ये। और जियो हेरिटेज साइट क्या होती है, तो कोई ऐसी जगह जहां से हम पुराना जो समय है उसके घटनाओं के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे उल्का पिंड यहाँ गिरा है, तो यहाँ का जो पत्थर है, यहाँ जो भी चीजें मिलती हैं उनसे हम पुराने समय को लेकर के कुछ अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसे भाग को हम क्या नाम देते हैं, जियो हेरिटेज। तो उसी तरह से ये इसको जियो हेरिटेज साइट का नाम दिया गया है।
अच्छा, ये जियो हेरिटेज साइट इनमें से है कौन सी? तो रामगढ़ क्रेटर है। ये रामगढ़ क्रेटर के लिए जियो हेरिटेज साइट है। रामगढ़ की पहाड़ियों से संबंधित एक बिंदु लिख लेंगे, घोड़े की नाल की आकार में। ये कुछ बिंदु हमने देख लिए 12 से संबंधित। इसी तरह से आगे इसी सीरीज में मुकुंदरा की पहाड़ियां, इसमें लिखेंगे कोटा व झालावाड़ में विस्तार। कोटा व झालावाड़ में विस्तार। इसके बाद अगर पहाड़ियां ही लिखने लिखें इसमें तो कुंडला की पहाड़ियां भी हैं। और कुंडला की पहाड़ियों का विस्तार कहाँ है? तो मुख्य रूप से कोटा में। कोटा में इसके अलावा एक पठार भी है जिसको कहते हैं डाबी का पठार। इसके अलावा एक पठार और है जिसका नाम है कंसुआ का पठार। और ये दोनों ही पठार कहाँ है? तो इसमें आप लिखेंगे कोटा में। और ये दोनों दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के भाग हैं। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर स्टोन की बात करें तो यहीं पर जो पठारी भाग है दक्षिणी पूर्वी पठार की भाग का ही हिस्सा है। यहाँ पर कोटा स्टोन भी मिलता है जिसको हम जनरली मकानों में फर्श पर डालने के लिए जो पत्थर यूज करते हैं उसमें यूज करते हैं। इसी के अलावा एक धीराजी का पठार भी है। आपके लिए हो सकता है ये नाम नया हो, लेकिन इसको थोड़ा सा का आप ध्यान रखेंगे। और ये चित्तौड़गढ़ में है। मैं आपसे कह रहा था कि आंशिक रूप से थोड़ा सा विस्तार उस तरफ भी है दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का, तो चित्तौड़गढ़ में है ये धीराजी का पठार। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पहाड़ियों की हम और बात करें तो आडावल की पहाड़ियाँ। आडावल की पहाड़ियों में कौन सी पहाड़ियाँ हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं। तो इसमें हम लिखेंगे लगभग 96 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत। इस इनका थोड़ा सा भाग कोटा तक आता है, लेकिन हम ज्यादातर जो विस्तार है बूंदी में है, तो हम लिखेंगे लगभग 96 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, यहाँ कार नीचे लिख देता हूं मैं, जो कहाँ स्थित हैं? बूंदी में स्थित है। इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट और लिख लें आप, आडावल की पहाड़ियों से जुड़ा हुआ। यहाँ की सर्वोच्च जो चोटी है, इन पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, बहुत ज्यादा इनकी हाइट नहीं है। आप देखेंगे तो अरावली के अंदर आपने जो चोटियां पड़ी हैं उनमें 1722 मीटर तक की चोटियां पड़ी हैं। लेकिन यहाँ का एवरेज जो हाइट है वही हम क्या देख रहे हैं, 450 से 600 मीटर तक है। तो किसी भी चोटी की हाइट 600 मीटर से ऊपर तो नहीं है। तो आडावल की पहाड़ियों में एक चोटी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए आडावल की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, तो उस चोटी का नाम है सत्तूर। चोटी का नाम क्या है? सत्तूर। ये थोड़ा सा फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। और सत्तूर जो है उसकी हाइट भी आप बात करेंगे, जो एवरेज हाइट है कितनी, 480 से 600 मीटर, वो हमने केवल औसत ऊंचाई बताई है और पूरे पठार की बताई है।
उससे भी कम है। और लगभग कितनी है? तो 353 मीटर ये इसकी हाइट है। कुछ बुक्स में इसको 354 या 356 भी लिखा रहता है। आपको ध्यान क्या रखना है? 353 से 356 मीटर तक की नाप। एग्जैक्ट अगर कभी पूछा जाता है, पहली बात तो इस तरह के क्वेश्चन, सत्तूर चोटी जो है उसका नाम आपसे जनरली पूछ लिया जाएगा कि सत्तूर चोटी निम्न में से किन पहाड़ियों का भाग है। ये इतना आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि सत्तूर चोटी है कहाँ। तो अरावली की पहाड़ियों का भाग है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, बूंदी में स्थित है। और उसकी हाइट जो है वो कितनी है? 353 मीटर। इसके अलावा पहाड़ियों में ही हम बात करें और, या फिर एक दग गंगधार उच्च भूमि क्षेत्र, ये कहाँ स्थित है? तो ये है झालावाड़ में। और अगर एग्जैक्ट लिखें तो झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित। झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित। यहाँ पर पूरे दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंपॉर्टेंट लगा भी नहीं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जो है वो है चांदवाड़ी, या इसका एक नाम और है चांद खेड़ी भी कई बार इसको कह देते हैं। और इसकी जो हाइट है वो लगभग कितनी है? 517 मीटर। ये संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी पठार की सर्वोच्च चोटी है। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चांदवाड़ी या चांदखेड़ी की जो चोटी है, जो कि डग गंगदार उच्च भूमि वाले क्षेत्र में है, झालावाड़ में स्थित है। और ये संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 517 मीटर। यानी कि अरावली की जो औसत ऊंचाई है 930 मीटर, उससे भी नीची ये चोटी है। तो ये कुछ इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब इसी से जुड़ा हुआ दोनों के बीच का जो भाग हमने अभी बताया था आपको, महान सीमांत भ्रंश, उसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट लिख लें। महान सीमांत भ्रंश, और ये किस किस के बीच में है? तो अरावली और विंध्याचल की जो श्रेणी है उनके दोनों के बीच में ये महान सीमांत भ्रंश है। इसके अलावा जो हाड़ौती का पठार का जो क्षेत्र है उसको संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विंध्याचल की और अरावली की पहाड़ियों को जोड़ने का काम करती है। दोनों के बीच में जॉइंट की तरह ये पहाड़ियाँ विस्तृत हैं, फैलाव में है। इसीलिए हाड़ौती प्रदेश को हम नाम क्या देते हैं? तो संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं। ये थोड़ा सा फैक्ट है। महान सीमांत प्रदेश के बारे में आप लिखेंगे, विस्तार हमने देखा था, अभी आपको बताया था, वापस मैप से एक बार फिर रिवीजन करवा दूं मैं। ये जैसे मैप आपके सामने है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से चित्तौड़गढ़, उसके बाद बूंदी वाला एरिया, फिर सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर वाले क्षेत्र के पास से इस तरह से एक विस्तार है। ये जो लंबा विस्तार है इसी को हम क्या कहते हैं? महान सीमांत भ्रंश। तो किस किस के साथ है? तो इसमें हम लिखेंगे चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम, यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ, तो सीक्वेंस में ये जिले हैं सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में स्थित 480 किलोमीटर, इसकी थोड़ी सी लंबाई का भी अंदाजा आप रखें, 480 किलोमीटर लंबा ब्रंश
चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली व धौलपुर में स्थित 480 किलोमीटर लंबा ब्रंश, और उसका नाम क्या है? महान सीमांत ब्रंश। ये ध्यान रखेंगे, ये महान सीमांत ब्रंश विंध्यन कगार भूमि जो है उसका भाग है। इसके अलावा जो फैक्ट अभी हम बता रहे थे वो भी आप लिख लें। हाड़ौती को संक्रांति प्रदेश भी कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं ये आप खुद से लिखेंगे कि ये है विंध्याचल और अरावली की जो पहाड़ियां हैं उन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको, यह दोनों के बीच का भाग है इसलिए इसको संक्रांति प्रदेश कहते हैं। रीजन आप खुद से लिखेंगे। तो ये इससे जुड़े हुए कुछ बिंदु, उसमें पहाड़ियाँ पठार हमने देखे, और वो कौन से भाग के हैं? दक्कन का लावा पठार वाला जो भाग है, इसके दो हिस्से हमने करे थे, उसका है। अब हम बात करेंगे सेकंड जो इसका पार्ट है, और वो कौन सा है? विंध्यन कगार भूमि। इसके बारे में ये थोड़ा सा आपने कभी ना कभी इनके नाम जरूर सुने हैं। नाम कैसे सुने हैं तो इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। जैसे हम घर में पोटा स्टोन काम में लेते हैं, लगभग लगभग आपने कभी ना कभी पत्थर अगर देखा नहीं है तो उसका नाम जरूर सुना है। इसके अलावा हम धौलपुर का लाल जो बलुआ पत्थर है उसको काम में लेते हैं। करौली का एक गुलाबी बलुआ पत्थर आता है वो भी काम में लेते हैं कई बार मकानों में। और वो भी नहीं सुना तो बिजोलिया के अंदर, बिजोलिया जो भीलवाड़ा वाला एरिया है, वहीं पर एक पट्टी कातले निकलते हैं, जिनको हम जनरली गांव के अंदर अपनी जो भी खिड़कियां वगैरह बनाते हैं या जो गेट बनाते हैं उसके ऊपर उसको रखते हैं। उन पट्टी कातलों को पहले तो इनसे इवन छत बनाई जाती थी, आजकल तो खैर छत तो बंद हो गई उससे बनना, लेकिन उनको हम काम में आज भी किसी ना किसी तरह से लेते हैं। तो ये पट्टी कातले वाला जो भाग है जहाँ से ये निकलते हैं, बिजोलिया वाला भाग, तो ये सारे किसके भाग आते हैं? विंध्यन कगार भूमि के भाग हैं। तो आप कह क्या सकते हैं इससे जुड़ा हुआ? ये तीन चार चीजें हमने करी हैं, तीन चार बात हमने करी है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि विंध्यन कगार भूमि वाला जो क्षेत्र है वहां पर बलुआ पत्थर की अलग अलग किस्म जो हैं, अलग अलग प्रकार जो हैं वो वहां पर हैं। उसमें से कौन सी हैं? तो लाल बलुआ पत्थर है। पहले तो इसका विस्तार हम देखेंगे, तो विस्तार कहाँ कहाँ है? विस्तार के अंदर देखेंगे हम धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा का कुछ भाग भी इसमें है, और कुछ हिस्सा भीलवाड़ा का भी इसमें है। जहाँ से विंध्यन कगार भूमि का जो क्षेत्र निकल रहा है उसको हम किसमें काउंट करते हैं? विंध्यन कगार भूमि के क्षेत्र में है। ये एकदम से कगारनुमा भाग है, और ये कहाँ है? तो हाड़ौती का जो पठार वाला भाग है उसमें अ, विंध्याचल वाली जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल वाला जो हिस्सा है उस तरफ वाले भाग को हम विंध्यन कगार भूमि नाम देते हैं। अब जैसे कि हम कह रहे थे इसके जो महत्वपूर्ण पत्थर हैं जिनको हम जनरली मकान के अंदर काम में लेते हैं, तो धौलपुर के नीचे आप लिख लेंगे यहाँ कौन सा पत्थर हमें मिलता है? लाल बलुआ पत्थर। ये संपूर्ण जो विंध्याचल की पहाड़ियां हैं यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर बेसिकली पाया जाता है। इसके अलावा कुछ मात्रा में यहाँ चूना पत्थर भी है, लेकिन सबसे ज्यादा इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में अगर बात करें पत्थरों की तो बलुआ पत्थर सबसे ज्यादा है। इसी तरह से करौली के अंदर है गुलाबी बलुआ पत्थर। सवाई माधोपुर वाले भाग में ऐसे कोई वेल नोन जो पत्थर है उसकी हम बात, बूंदी के अंदर जरूर एक तरह का पत्थर और है जिसको हम लिख सकते हैं स्लेटी बलुआ पत्थर होता है ये। और ये सब मकानों के अंदर अलग अलग तरीके से काम में लिए जाते हैं। भीलवाड़ा के अंदर क्या होता है? तो यहाँ पर जिनको हम जनरली सबसे ज़्यादा देखते हैं या काम में लेते हैं, पट्टी व कातले। आप जैसे घर वालों में अगर कोई भी, आप में से कोई भी बच्चा अगर इन्वॉल्व रहा है कभी मकान के काम को लेकर के, या घर वालों ने कभी काम बताया है,
तो उसमें मकान के निर्माण के समय पट्टी या कातलों का काम जरूर बताया होगा। तो ये सब किसके भाग है? तो विंध्यन कगार भूमि वाला जो क्षेत्र है ये उसके भाग है। उसमें से धौलपुर में लाल बलुआ पत्थर है, करौली में गुलाबी बलुआ पत्थर है। ये थोड़ा सा फैक्ट के हिसाब से आप ध्यान रख लेंगे, कहीं अगर पूछ लिया जाए तो। इसके अलावा कोटा में कोटा स्टोन, इसके अलावा भीलवाड़ा में पट्टी व कातले। ये कुछ महत्वपूर्ण। अच्छा, एक बिंदु, एक पठार जो है वो हमारा इससे संबंधित छूट गया है, जिसको हम कहते हैं बिजोलिया का पठार। सॉरी, बिजोलिया का पठार नाम नहीं कहेंगे हम इसको, ऊपरमाल का पठार कहेंगे। बिजोलिया तो उसका एक बिंदु है बस। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक विस्तार। ये बिजोलिया का जो पठार है वो इसी का भाग है। तो हमने जो अपने दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है उसके बारे में आज देखा है इस वाली क्लास में। इसमें हमने थोड़ा सा रिवीजन के हिसाब से देख लेते हैं, कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु अगर हमें लगेगा कि छूट गया है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने विस्तार देखा मुख्य रूप से, तो वो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, जैसे कि इसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, तो इसका दक्षिणी पूर्वी जो भाग है इस तरफ इसका बेसिकली विस्तार है। इसके बाद किस काल में इसका निर्माण हुआ है, विस्तार इसका कौन से हाड़ौती वाले क्षेत्र में है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में भी कुछ भाग है, विंध्यन कगार भूमि के रूप में सवाई माधोपुर करौली धौलपुर में भी विस्तृत है ये। इसके अलावा कुल क्षेत्रफल का 6.59, यानी संपूर्ण राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239, उसका 6.59% भाग कौन सा है? तो हाड़ौती का पूर्वी पठारी क्षेत्र। जनसंख्या इसमें 11% है। सीमाएं इसकी निर्धारित होती है पूर्वी मैदानी प्रदेश से, राजस्थान की अंतिम जो सीमा है एमपी की तरफ वो। एवरेज हाइट, वर्षा हमने देख ली, यानी कि सर्वाधिक वर्षा वाला अगर कोई क्षेत्र है तो दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र है। और उसमें भी जो झालावाड़ वाला एरिया है, जब हम जलवायु पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि जो झालावाड़ वाला एरिया है उसमें लगभग 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कुछ ऐसे स्थान हैं सिरोही का, जैसे माउंट आबू वाला स्थान है, वहाँ झालावाड़ से ज़्यादा होती है पर्टिकुलर उस स्थान पर। लेकिन सर्वाधिक अगर वर्षा वाला जिला देखेंगे तो झालावाड़ है। वो कहाँ स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रफल भाग में। इसके अलावा हमने दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो है उसको दो भागों में बांटा, हाड़ौती वाला क्षेत्र या फिर दक्कन का लावा पठार, इंडियन कगार भूमि। फिर उसके बाद दक्कन का लावा पठार, बारां की सहबाद उच्च भूमि, जो इसके दक्कन के लावा पठार के अलग अलग भाग थे। बारां में सहबाद उच्च भूमि वाला क्षेत्र, इसके बाद डग गंगदार वाला क्षेत्र जो कि झालावाड़ में है, कुंडला की पहाड़ियाँ हमने देख ली, आडावल की पहाड़ियाँ हमने देख ली, डाबी का पठार, कंसुआ का पठार देख लिया, धीराजी या धोराजी का पठार जो कि चित्तौड़गढ़ में है वो देख लिया, ऊपरमाल का पठार हमने देखा, इंडियन कगार भूमि हमने देखी। सबसे ऊंची जो चोटी है जिसको हम चांदखेड़ी या चांदवाड़ी की चोटी कहते हैं वो रामगढ़ क्रेटर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में जिनसे क्वेश्चन बनने के चांस हैं वो ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं। तो लगभग ये हमारा जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश वाला जो भाग था वो हम यहाँ आज की क्लास में अब तक चारों भौतिक प्रदेशों को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे अगली जो क्लास होगी हम उसमें डिस्कशन करेंगे, या अगर हो पाए, अभी हमारे पास टाइम है लगभग 1 घंटे की क्लास हुई है, इसी क्लास में कर लेते हैं, चलिए इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण। अब तक हमने क्या पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के? तो सामान्य वर्गीकरण। अब अलग अलग भूगोलविद जो हुए हैं उन्होंने क्या क्या
वर्गीकरण राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के दिया है। वेरी फर्स्ट क्लास जो भौतिक प्रदेश की थी उसमें हम बात तो करी थी हमने, लेकिन मैंने उस समय आपको ये कह करके रोक लिया था कि हम पहले सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे। जब हमारी थोड़ी सी बेसिक समझ भौतिक प्रदेश को लेकर के बन जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे व्यक्तिगत वर्गीकरण को, ताकि हम उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, उनमें अंतर कर पाएँ कि किसने क्या बताया और उसमें अगले वाले ने जो बताया उसमें अंतर क्या है। तो मैंने आपको व्यक्तिगत वर्गीकरण में उस समय बताया होगा या नहीं बताया, तो यहाँ नोट कर लें। 3 तरह के व्यक्तिगत वर्गीकरण राजस्थान के भौतिक प्रदेश को लेकर के दिए गए मुख्य रूप से। उनमें तीनों किस किस के द्वारा? एक तो था वीसी मिश्रा जी के द्वारा, एक दिया वीसी मिश्रा जी ने, एक दिया आरएल सिंह, आरएल सिंह जी के द्वारा, और एक दिया गया, वो दिया गया हरिमोहन जी सक्सेना के द्वारा। ये थोड़ा सा कलर मुझे लगता है दिखने में आपको दिक्कत करेगा। हरिमोहन जी सक्सेना, इसी में एक तिवारी जी भी शामिल थे इनके साथ। तो हम तीनों ये डिवाइडेशन जो है वो देख लेते हैं। बीसी मिश्रा जी ने दिया, तो मिश्रा जी ने सबसे पहले दिया था 1967-68 में दे दिया था। आरएल सिंह जी ने दिया था लगभग 1971 में, और हरिमोहन सक्सेना जी ने तीनों में सबसे बाद में दिया था भौतिक प्रदेश का विभाजन, और इन्होंने दिया 1994 में। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जनरली इनसे खैर क्वेश्चन बनते नहीं है, पर फिर भी एक आइडिया के लिए सीक्वेंस देखना चाहें तो 1971 और 1994, इस तरह से इन्होंने अलग अलग किताबें भी लिखी। इन्होंने लिखा राजस्थान का भूगोल, इन्होंने लिखी राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल, जिसमें भौतिक प्रदेशों के बारे में बताया। अब वीसी मिश्रा जी ने डिवाइडेशन किया, इन्होंने बताए राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश। सिंह जी ने बहुत लंबा किया डिवाइडेशन, पहले 2 में बांटा, फिर 2 को उप प्रकारों में बांटा, और उनके भी फिर उपभेद कर दिए। इस तरह से बहुत लंबा इनका डिवाइडेशन है। और हरिमोहन जी सक्सेना जी जो हैं, इन्होंने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था, जो लगभग लगभग सामान्य वर्गीकरण के समान ही है। इन्होंने 4 भाग जो बताए थे, अभी वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वीसी मिश्रा जी के द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया। हमें केवल इनके नाम देखने हैं, बाकी बहुत डिटेल में हम जो वर्गीकरण पढ़ चुके हैं केवल वही ध्यान में रखना है। सामान्य वर्गीकरण, इनके केवल नाम हमें एक तो पता होना चाहिए, और एक संख्या पता होनी चाहिए कि किसने कितने भौतिक प्रदेश राजस्थान को लेकर के बताए हैं। जैसे वीसी मिश्रा जी की अगर बात करेंगे तो इन्होंने 7 प्रदेशों को हम एक बार लिख लेते हैं, और मैप से भी समझेंगे। एक बार चलिए मैप से ही समझने की कोशिश करते हैं पहले, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया तो बने कि मिश्रा जी ने कहाँ से राजस्थान को बांट दिया। देखिए, जैसे इसमें हम डिवाइडेशन करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऊपर की तरफ से। एक भाग तो बताया इन्होंने, ये ऊपर वाला कोने में आप लिख सकते हैं वीसी मिश्रा जी के द्वारा जो भौतिक प्रदेशों का विभाजन किया गया, वो कौन कौन से थे। सबसे पहले ऊपर की तरफ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र था, वहां पर नहरों का ज्यादा विकास था, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया नहरी क्षेत्र। ये वाला जो भाग है बिल्कुल राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, इसको नाम दे दिया इन्होंने पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। उससे इस तरफ वाला ये वाला जो भाग है, इसको नाम इन्होंने दे दिया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। नीचे की तरफ ये जो भाग है, सबसे पहले इधर से चलते हैं, चलिए। इस वाले भाग को इन्होंने नाम दिया उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, क्योंकि हमने जो मैदानी प्रदेश पढ़ा उसमें भी देखा कि यहाँ उद्योगों का विकास था, तो इन्होंने इसका नाम ही क्या दे दिया, उत्तरी पूर्वी औद्योगिक प्रदेश। इसी तरह से नीचे की तरफ वाला जो भाग था, ये दक्षिण के भाग में, इसको इन्होंने नाम दे दिया दक्षिणी पूर्वी
कृषि प्रदेश, इसके साथ कृषि औद्योगिक प्रदेश था, इसके साथ उन्होंने औद्योगिक नहीं जोड़ा, इसको उन्होंने केवल क्या नाम दे दिया, तो दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। और ये जो चंबल वाला एरिया था यहाँ पर, इस चंबल वाले क्षेत्र को उन्होंने नाम क्या दे दिया, तो चंबल बीहड़ क्षेत्र। इस तरह से मिश्रा जी ने डिवाइडेशन किया। अगर आप नंबर में बात करें तो 1, 2, 3 और इन सब के बीच में इस तरह से जो अरावली का क्षेत्र निकल रहा है उसको उन्होंने नाम दिया चौथा अरावली क्षेत्र के रूप में, ये पांचवा, छठा और चंबल बीहड़ क्षेत्र सातवां। इस तरह से मिश्रा जी ने राजस्थान को भौतिक कौन कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, तो 7 भौतिक प्रदेशों। अब इनको वन बाय वन करके नाम से हम लिख लेते हैं, और इनके नाम थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से भौतिक प्रदेश, पहले तो संख्या ध्यान में रखनी है कि मिश्रा जी ने कितनी संख्या बताई भौतिक प्रदेशों की, और उसके अलावा उनके नाम थोड़े से ध्यान रखने हैं। इन्होंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने बताए हैं, तो 7 बताए हैं। सबसे ऊपर की तरफ ज्यादा नहरें होने की वजह से नहरी क्षेत्र, पश्चिम की तरफ बिल्कुल सूखा, बारिश नहीं होने की वजह से वहां उसको नाम क्या दे दिया, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। पश्चिमी शुष्क क्षेत्र से थोड़ा सा पूर्व की तरफ आएंगे तो उसको नाम दिया है अर्ध शुष्क क्षेत्र। ये पश्चिमी और अर्ध शुष्क वाला भाग तो अपने जो सामान्य वर्गीकरण है उसमें भी हमने पढ़ा था। और थोड़ा सा पूर्व की तरफ चल, नंबर 4 पर अरावली क्षेत्र। अरावली क्षेत्र से पूर्व की तरफ बढ़ते चलेंगे तो नंबर 5 पर है उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। कृषि के साथ साथ यहाँ पर उद्योगों का भी विकास हुआ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, कृषि औद्योगिक प्रदेश। नंबर 6 पर है दक्षिण पूर्व में, यहाँ पर भी कृषि होती है, लेकिन इन्होंने इसका नाम केवल क्या रखा है, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। औद्योगिक यहाँ पर नाम के साथ नहीं जोड़ा। और सबसे पूर्व की तरफ देखें, थोड़ा सा दक्षिण में करते हुए, तो वहां पर चंबल के द्वारा जो बीहड़ों का निर्माण किया गया उनको नाम इन्होंने क्या दे दिया, चंबल बीहड़ क्षेत्र। ये इस तरह से 7 जो डिवाइडेशन है, 7 भाग जो हैं, वो किसने बनाए, वीसी मिश्रा जी ने। और किसके बताए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों। अब हम सेकंड बात करते हैं, वो बात करते हैं जो आर एल सिंह जी ने दिया डिवाइडेशन। आर एल सिंह जी के द्वारा दिया गया, इनका थोड़ा सा डिवाइडेशन बड़ा था तो इसको समझते हुए चलेंगे हम। सबसे पहले इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक भाग तो उन्होंने बताया राजस्थान का मैदान, राजस्थान को पहले 2 भागों में बांटा, राजस्थान का मैदान। दूसरा उन्होंने इसी के साथ डिवाइडेशन किया राजस्थान के पठार। ये 2 जगह पहले तो बांटा, उसके बाद मैदान को भी और इसके सब टाइप्स में बांट दिया। कौन कौन से सब टाइप्स में, तो राजस्थान के मैदान के इन्होंने 2 भाग किए पहले तो। एक भाग कर दिया मरुस्थलीय क्षेत्र, और दूसरा भाग कर दिया जिसमें, पहले इसी का एक बार डिवाइडेशन देख लेते हैं नीचे की तरफ।
मरुस्थलीय क्षेत्र में इन्होंने 3 भाग किए। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप थोड़ा सा इसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले इन्होंने मरुस्थलीय क्षेत्र में एक तो बताया बीकानेर का मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा इन्होंने बता दिया बाड़मेर का मरुस्थलीय क्षेत्र, और तीसरा इन्होंने बता दिया जैसलमेर का मरुस्थलीय क्षेत्र। शॉर्ट में मैंने लिखे हैं, ध्यान देना है। मरुस्थलीय क्षेत्र को 3 जगह डिवाइड किया, बीकानेर मरुस्थलीय क्षेत्र, बाड़मेर मरुस्थलीय क्षेत्र और जैसलमेर मरुस्थलीय क्षेत्र। इसको केवल आप सुन करके लिखेंगे। इसी तरह से दूसरा डिवाइडेशन जो किया है उसका इन्होंने नाम दिया राजस्थान बांगर प्रदेश। राजस्थान बांगर प्रदेश को भी इन्होंने 4 टाइपों में बांट दिया नीचे। वापस मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, आप थोड़ा सुन करके लिखने पर ध्यान देंगे। इन्होंने राजस्थान बांगर प्रदेश को भी 4 भागों में बांटा। सबसे पहले ऊपर वाला जो क्षेत्र था उसको गग्गर, गग्गर नदी का जो क्षेत्र था उसको गग्गर क्षेत्र नाम दे दिया। उसके जस्ट नीचे की तरफ शेखावाटी क्षेत्र, फिर इन्होंने नाम दिया नागौर क्षेत्र, और सबसे नीचे की तरफ लोनी बेसिन। जितने में शॉर्ट में आ जाता है मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आप इसमें से सुन करके लिख लेंगे, नहीं अगर समझ में आए तो। नीचे की तरफ था गग्गर वाला क्षेत्र, सॉरी ऊपर, और उससे जस्ट नीचे की तरफ आएंगे तो शेखावाटी क्षेत्र, फिर है नागौर क्षेत्र, और सबसे नीचे की तरफ था लोनी क्षेत्र। इस तरह से देखिए 3 ये पार्ट हो गए लास्ट में, और 4 इसमें से हो गए। 4 और 3 7 भाग तो इसने कर दिए मैदानों के, ये ध्यान रखना है। राजस्थान के मैदान को 2 में बांटा, मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान बांगर प्रदेश। दोनों को भी फिर सब टाइप में बांट दिया, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर का मरुस्थलीय क्षेत्र। इसी तरह से राजस्थान बांगर प्रदेश को भी 4 भागों में बांट दिया, गग्गर, शेखावाटी, नागौर और लोनी क्षेत्र। ये तो 7 जगह इसके डिवाइडेशन हो गया। पठारी जो भाग था इसको भी इसी तरह से इन्होंने 2 भागों में बांटा। पहले तो एक तो कर दिया अरावली क्षेत्र, और एक तरफ बांट दिया चंबल बेसिन। यहाँ कोने में बेसिन या चंबल बीहड़ क्षेत्र भी लिख सकते हैं आप। ये 2 डिवाइडेशन उसके बाद किए। अरावली क्षेत्र को फिर से 3 में बांट दिया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है भाई, दोबारा समझा देंगे, एक बार देख लें पहले, लिखना नहीं है, एक बार साथ में। नीचे की तरफ अरावली क्षेत्र के भी 3 भाग इन्होंने किए। कौन कौन से 3 भाग थे? तो सबसे ऊपर की अरावली थी उत्तरी अरावली, उससे जस्ट नीचे की थी मध्य अरावली, और सबसे नीचे की जो अरावली में से तीसरा भाग था वो था दक्षिणी अरावली। तो उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो यहाँ देखिए 3 भाग अरावली क्षेत्र के इन्होंने कर दिए। इसी तरह से चंबल जो क्षेत्र है इसको भी इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। एक तो नीचे का चंबल का निम्न चंबल बीहड़ क्षेत्र, इसको नाम क्या दे दिया? निम्न चंबल बीहड़ क्षेत्र, जहां से चंबल शुरू हो रही थी वो। और दूसरा इन्होंने नाम दे दिया मध्य चंबल बीहड़ क्षेत्र। यहाँ लिख लेंगे निम्न बीहड़ चंबल क्षेत्र। अगर दिखने में थोड़ा दिक्कत है तो मैं वापस एक बार बोल भी दूंगा, आप उस हिसाब से लिख लें। दूसरा है मध्य चंबल बीहड़ क्षेत्र। अब देखिए डिवाइडेशन इसमें देखेंगे तो 1 2 3, 3 और 2 5। तो राजस्थान के पठारी भाग को किस में बांट दिया, कितने भागों में बांट दिया? 5 भागों में। तो 7 मैदान के भाग, 5 पठार के भाग, तो टोटल डिवाइडेशन कितना हो गया? 12 भागों में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि RL सिंह जी ने अंतिम रूप से राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा, तो आपको क्या जवाब इसका देना है कि RL सिंह जी ने 12 भागों में राजस्थान को 12 भौतिक प्रदेशों में बांटा। सबसे पहले इन्होंने 2 भागों में बांटा था, राजस्थान का मैदान, दूसरा इन्होंने किया राजस्थान के पठार। राजस्थान के मैदान को वापस से 2 भागों में बांट दिया, मरुस्थलीय क्षेत्र और राजस्थान बांगड़ प्रदेश, जिसमें से मरुस्थलीय क्षेत्र को फिर से 3 भागों में बांटा।
एक तो था बाड़मेर मरुस्थलीय क्षेत्र, एक था बीकानेर मरुस्थलीय क्षेत्र और एक था जैसलमेर मरुस्थलीय क्षेत्र। इसी तरह से उसके पैरेलल जो राजस्थान बांग्रा प्रदेश था उसको चार भागों में बांट दिया। ऊपर की तरफ गग्गर बेसिन, नीचे शेखावाटी क्षेत्र, फिर उससे नीचे नागौर का क्षेत्र और सबसे नीचे लोनी का बेसिन। इसी तरह से पठारों को बांटा तो अरावली प्रदेश, अरावली में तीन भाग कर दिए, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। और चंबल वाला जो क्षेत्र है उसको भी दो भागों में बांट दिया, निम्न चंबल भूमि क्षेत्र और एक मध्य चंबल बीहड़ क्षेत्र। ये मध्य चंबल बीहड़ क्षेत्र क्यों किया, उच्च क्यों नहीं किया, तो इसका रीजन ये है क्योंकि चंबल नदी का जो बहाव है वो मध्य प्रदेश से निकलने के बाद मैक्सिमम जो है वो बहाव राजस्थान में निम्न और मध्य वाला है। उसके बाद लंबा जो बहाव क्षेत्र है वो यूपी में चला जाता है। तो इसलिए उच्च चंबल वाला जो क्षेत्र है उसको इन्होंने काउंट नहीं किया। इस तरह से 12 भागों में इन्होंने इसको बांट दिया। तो ये मोटा मोटा अंदाजा आपको थोड़ा सा रखना है। थर्ड जो है, अच्छा आपसे अब तक जो हुआ है उससे पूछा जाए कि मिश्रा जी ने कितने भागों में बांटा, तो मिश्रा जी ने 7 भौतिक प्रदेश बताए राजस्थान के। इसी तरह से आरएल सिंह जी ने अंतिम रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा, तो 12 भौतिक प्रदेशों में इन्होंने बांटा। और अंतिम जो हरिमोहन जी सक्सेना जी का है, इन्होंने जो किया है, इनके साथ तिवारी जी भी थे, एनएल तिवारी जी। इन्होंने चार जो सामान्य थे हमारे, लगभग उनसे मिलते जुलते नाम ही रखे। पहला इन्होंने नाम दिया मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा इन्होंने नाम दे दिया अरावली क्षेत्र, तीसरा इन्होंने नाम दे दिया दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, और चौथा और लास्ट इन्होंने नाम दे दिया पूर्वी मैदानी क्षेत्र। तो इस तरह से इन्होंने जो चार डिवाइडेशन बताए वो लगभग लगभग हमारा जो सामान्य वर्गीकरण है उनके जैसे ही हैं। तो ये तीन जो हैं वो व्यक्तिगत वर्गीकरण हमने देख लिए, सामान्य वर्गीकरण हमने देख ही लिया था। अब इससे जुड़ा हुआ कोई एक छोटा सा बिंदु और रह जाता है। क्लास थोड़ी सी हालांकि लंबी हो गई लेकिन उसको भी हम इसी में कवर करने की अभी कोशिश करेंगे। और वो बचा क्या है, तो वो ये बचा है कि राजस्थान में जो भौतिक प्रदेश हैं उनके अंदर अलग अलग जो चट्टाने हैं, जो पत्थर है, वो किस क्रम के हैं, भूगर्भिक उनका इतिहास क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या है, कई बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस क्रम की चट्टानें कहाँ है। तो थोड़ा सा मैप से ही हम समझेंगे पहले। देखिए, इसमें हम जो जिस क्रम की चट्टानें हैं जिस तरह से बांटा गया है उसमें देखते हैं, क्रम का मतलब भूगर्भिक जो सारणी है उसी से हम लेंगे कि कौन से क्रम में किस तरफ की चट्टानें अपने यहाँ बनी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें आर्कियन क्रम से। सबसे प्राचीन जो काल माना जाता है, लगभग आज से लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय माना जाता है, उस आर्कियन क्रम में या उस आद्य महाकल्प में उस समय जो निर्माण हुआ वो निर्माण हुआ एक तो अरावली महासमूह की चट्टानों का, जिसमें से उदयपुर और झाड़ोल क्रम की चट्टानें अपने यहाँ हैं। इसके अलावा देहली महासमूह की चट्टानें भी उस समय बनी, जिसमें से अलवर, अजबगढ़ और रायलो समूह, ये तीन समूह अपने अरावली वाले क्षेत्र में हैं। तो ये दो तो हैं जो कि आद्य महाकल्प का भाग हैं। इसके अलावा दूसरा हम देखें पुराजीवी महाकल्प पैलियोजोइक से, तो उसमें से एक तो विंध्यन क्रम की चट्टानें अपने यहाँ मिलती हैं। ध्यान रखने वाली जो बेसिक बात है वो ये है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। इसके अलावा जो बाप बोल्डर है, बाप बोल्डर से मतलब है कि अपने फलोदी के अंदर एक जगह है बाप, और वहां पर हिमयुगीन कुछ पत्थर मिले हैं। हिमयुगीन का कैसे पता चला, तो जिस तरह से जहाँ बर्फीली जगह हैं आज भी, वहां पर जिस तरह के पत्थर मिलते हैं, जिस शेप में मिलते हैं, जिन अवशेषों के साथ मिलते हैं, उसी सेम उसी फॉर्म में उसी तरीके के या उसी की तरह दिखने वाले
यहाँ बाप वाली जो जगह है वहां पर भी मिले हैं, जिसको नाम ही क्या दे दिया गया है, बाप बोल्डर। तो वहां पर एक तो मिले हैं। इसके अलावा बादुरा बालुकाश्म, बादुरा बालुकाश्म का इससे मतलब है जोधपुर के अंदर एक जगह है बादुरा, वहां पर बालू का पत्थर मिले हैं, और जिनके अंदर क्या है, जीवाश्म है। जीवाश्म का मतलब जीवों के अंश है उन पत्थरों के अंदर, तो उनको हम बादुरा बालुकाश्म कहते हैं, बालू का पत्थर है वो। ये मोटा मोटा जो है वो पुराजीवी महाकल्प का है। फिर है मध्यजीवी महाकल्प। तो मध्यजीवी महाकल्प के अंदर दो काल की चट्टानें यहाँ मिलती हैं। एक तो अपने जो जैसलमेर का लाठी सीरीज है वहां पर जुरासिक कल्प की चट्टानें मिली हैं। एक तो ये ध्यान रखना है, ये मध्यजीवी महाकल्प का भाग है जुरासिक कल्प, उसकी चट्टानें हैं। इसके अलावा उसी से जुड़ा हुआ अगर हम देखें तो दक्कन का जो लावा पठार वाला भाग है वहां पर पठारी भाग में क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें मिलती हैं। मेसोजोइक महाकल्प जो है उसके तीन भाग हैं, ट्रियासिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। तो ट्रियासिक का कोई ऐसा भाग राजस्थान में कोई ऐसी चट्टान मिलती नहीं है जिसको हम उससे जोड़ सकें। बेसिकली दो जगह की हैं मध्यजीवी महाकल्प में, दो कल्प की मिलती हैं, जिनमें से एक है जोरासिक जो कि लाठी सीरीज वाला जो भाग है जैसलमेर में वहाँ है, और दूसरा है क्रिटेशियस जो कि दक्कन लावा पठार वाला जो भाग है, जिसका निर्माण ही पूरे दक्कन लावा पठार का ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है, और ये मध्यजीवी महाकल्प में ही माना जाता है, क्रिटेशियस कल्प में। तो उस समय की चट्टानें वहां मिलती हैं। इसके अलावा फिर तीसरा रहा नवजीवी महाकल्प। उस नवजीवी महाकल्प को दो कल्प में बांटते हैं, एक तो है ट्रसरी और एक है क्वाटरनरी, यानी तृतीयक कल्प और चतुर्थक कल्प। जो तृतीयक कल्प है उसके अंदर दो डिवाइडेशन फिर उसके बाद और कर रखे हैं, पर अब हम उसमें नहीं जाएंगे। दो नहीं उसमें तो फिर और हम देखेंगे तो पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, ये डिवाइडेशन है युग का। पर उतना बेसिक में हमें नहीं जाना, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जो तृतीय कल्प है उसी के अंदर बेंटोनिटिक चट्टानों, बेंटोनाइट एक अयस्क आता है, उसकी चट्टानें, उसकी मृदा है, उससे मृदा बनने के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब एक तो ट्रेसरी कल्प का कौन सा हो गया, बेंटोनिटिक मृदा। इसके अलावा जो लिग्नाइट कोयला मिला है वो भी किस समय का है, ट्रेसरी कल्प का है। मुल्तानी मिट्टी मिली है बाड़मेर बीकानेर वाले क्षेत्र में, वो भी किस कल्प की है, तो टर्सरी कल्प की है। और इसके बाद जो चतुर्थक कल्प बचता है किसमें, सैनोजोइक में या नवजीवी महाकल्प में, उसके अंदर प्लिस्टोसिन वाला जो काल है उसका हम जानते ही हैं कि जो मैदानी भाग है जिसमें पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, उसका निर्माण उस युग में, प्लिस्टोसिन युग में हुआ है। तो ये बेसिकली पूरा भूगर्भिक इतिहास मैंने आपको बताया है। इसको थोड़ा सा शब्दों में हम लिख भी लेंगे अब, शब्दों में सुनने के बाद इसको थोड़ा लिखेंगे। उसमें लिखेंगे क्या हम, तो ऊपर हेडिंग लिखेंगे आप राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का भूगर्भिक इतिहास। और बेसिकली उसमें भी क्या लिखेंगे, भौतिक प्रदेशों की चट्टानों का भूगर्भिक इतिहास, यानी किस जगह की चट्टान या किस जगह के पत्थर किससे जुड़े हुए हैं। इसमें क्या है, जैसे ये एक फाउंडेशन का बैच है ना, उसके हिसाब से ये चीजें मैं करवा रहा हूँ, बाकी ये बहुत ऐसे जो जनरल एग्जाम होते हैं उनमें इसके आने के चांस न के बराबर हैं। तो जो बच्चे केवल बेसिक बेसिक की तैयारी कर रहे हैं, बहुत हाई कंपटीशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जैसे आरएस लेवल का अगर कोई एग्जाम देता है या फिर फर्स्ट ग्रेड का फाउंडेशन बैच के द्वारा एग्जाम देता है तो उनको थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, उनको ये चीज़ समझना आवश्यक है। इसमें सबसे पहले महाकल्प के हिसाब से लिखें तो पहला है आद्य महाकल्प। तो आद्य महाकल्प की कौन कौन सी चट्टानें, तो इसमें दो हैं। एक तो है आद्य महाकल्प के प्री कैम्ब्रियन, उसमें एक ही कल्प है प्री कैम्ब्रियन। तो उसमें हम लिखेंगे, इसको आर्कियन क्रम की चट्टानें बोला जाता है। आद्य महाकल्प की जो भी चट्टानें हैं उनको हम कह सकते हैं आर्कियन क्रम की। तो आर्कियन क्रम में अरावली महासमूह, ऐसे ही लिखेंगे, चट्टानों का महासमूह बनाया गया है अरावली महासमूह। तो आर्कियन क्रम में अरावली महासमूह की
उदयपुर व झाड़ोल क्रम की चट्टानें। एक तो ये मिलती हैं, इसके अलावा इसी आद्य महाकल्प की देहली महासमूह की चट्टानें। और देहली महासमूह में से इसमें तीन तरह के समूह जो हैं वो अपने यहाँ राजस्थान में मिलते हैं, कौन कौन से हैं? अलवर, अजबगढ़ व रायलो समूह। ये रायलो समूह की चट्टानें अगर आपसे पूछ ले कि भाई रायलो समूह की चट्टानें अपने कौन से वाले भाग में मिलती हैं राजस्थान के में, तो इसमें आप लिख सकते हैं जयपुर में कोटपुतली बहरोड का एरिया जो है, बेसिकली वहां पर ये चट्टानें हैं। तो ये तो बात हो गई आद्य महाकल्प को लेकर के। सेकंड है पुराजीवी महाकल्प। और पुराजीवी महाकल्प में एक तो मिली है विंध्यन क्रम की चट्टानें। तो पहले ए लिख करके आप लिख सकते हो, विंध्यन क्रम की चट्टानें, जिनमें सामान्यतः बालू का पत्थर जो है वो मुख्य रूप से है। और दूसरा आप बी डाल करके लिख सकते हो परमो कार्बोनिफेरस कल्प की चट्टानें। इसमें भी परमो कार्बोनिफेरस की भी बात करें तो इसके भी दो भाग यहाँ पर मिलते हैं। दो कौन कौन से हैं? परमो कार्बोनिफेरस में भी दो तरह के भाग यहाँ मिलते हैं। एक तो है वाप बोल्डर वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पर, तो इसको लिखेंगे बाप बोल्डर की हिमयुगीन चट्टानें। हिमयुगीन का मतलब ये चट्टानें ये साबित करती हैं कि उस समय बाप बोल्डर वाला जो क्षेत्र है वो हिम वाले, हिमानी अपर्दन वाले, या हिम जहाँ बहता था, जहाँ बर्फ की सिल्लियां या बर्फ के टुकड़े बहते थे, हिमानियां बहती थी, उस जगह का भाग था। और दूसरा है बहादुरा वालुकास। और ये कहाँ है? ये तो आप लिख लेंगे फलोदी में है, बाप बोल्डर वाला एरिया। तो पहले ये भी जोधपुर का ही भाग था, लेकिन अब जिला अलग बन गया तो ये फलोदी का भाग है। और बहादुरा बालुकास्म जो है ये क्या है? तो इसमें पत्थरों के बीच में या बालू का पत्थरों के बीच में जीवाश्म मिले हैं। तो ये कहाँ मिले हैं? तो ये आप लिख लोगे जोधपुर में। ये पुराजीवी महाकल्प की चट्टानें हैं या पत्थर हैं जो यहाँ पर मिले हैं। तीसरा हम बात करें तो मध्यजीवी महाकल्प। तो मध्यजीवी महाकल्प में कौन कौन सी हैं? तो इसमें दो मिली हैं। एक तो लाठी सीरीज जो है जैसलमेर वाली, वहां पर मिली हैं जूरेसिक। लाठी सीरीज में जूरेसिक कल्प की चट्टानें मिली हैं। और दूसरा दक्कन लावा पठार में क्रिटेशियस कल्प की चट्टानें।
इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं तो मैं आपको बताऊं। इसमें आपको जैसे ये दक्कन लावा पठार की चट्टानें पूछ सकता है कि भाई ये किस कल्प की हैं, तो आपको आना चाहिए क्रिटेशियस की। या फिर आपसे पूछ सकता है बाब बोल्डर जो है वो यहाँ के जो हिमानी अपर्दन के जो अवशेष हैं वो किस काल से संबंधित हैं, तो वो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये किस काल से जुड़े हुए हैं। बहादुरा बालुकाश्रम जो है इससे जुड़े हुए आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि ये किस कल्प की चट्टानें हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अलग अलग। इसमें फोर्थ नंबर जो है नवजीवी महाकल्प। नवजीवी महाकल्प, इस नवजीवी महाकल्प में दो डिवाइडेशन है। दो कौन कौन से हैं, तो एक तो है तृतीय कल्प, और इस तृतीय कल्प के क्या क्या चट्टाने क्या क्या सबूत ऐसे हैं जो मिलते हैं, तो एक तो है बेंटोनेटिक मृदा। बेंटोनेटिक मृदा के अलावा मुल्तानी मिट्टी, लिग्नाइट कोयला, ये सब ऐसे चट्टाने या मृदा के अवशेष हैं जो तृतीय कल्प से संबंधित हैं। और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर में मुख्य रूप से यहाँ पर ये मिले हैं। इसके अलावा इसका जो चतुर्थ कल्प है, इसके प्लिस्टोसीन युग, मैदानी क्षेत्र के वर्तमान स्वरूप का निर्माण हुआ है। जो हम आज देखते हैं मैदान को, मैदान में पश्चिमी रेतीला मरुस्थल और इसके अलावा पूर्वी मैदान, इन दोनों को जो आज के स्वरूप में हम देखते हैं, ये किस काल में आया था, तो प्लिस्टोसीन युग में। प्लिस्टोसीन युग में मैदानी क्षेत्र वर्तमान स्वरूप में आया। ये हमने बेसिकली कौन कौन से कल्प की चट्टानें अपने यहाँ मिलती हैं, इसमें थोड़ा सा अगर आप इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानों को थोड़ा खोल करके लिखना चाहें थोड़ा सा और डेरिवेशन में, तो ये कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो कोटा, कोटा, बूंदी, इसके अलावा बारां, झालावाड़ के भाग में भी, करौली, सवाई माधोपुर, निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, तो यहाँ पर भी इंडियन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। और एक क्षेत्र और है बिरमानिया कला, ऊपर की तरफ लिख रहा हूँ, आप लिख लेंगे इसको। बिरमानिया कला, और ये बिरमानिया कला कहाँ है, वो जैसलमेर में, शॉर्ट में लिखा है मैंने। निम्बा है चित्तौड़गढ़ में,
बिरमानिया कला कहाँ है? जैसलमेर में। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, करौली, सवाई माधोपुर, निम्बाहेड़ा और बिरमानिया कला में इसमें पुराजीवी महाकल्प की विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती हैं। तो ये थोड़ी सी क्लास आज थोड़ी लंबी हो गई, क्योंकि हम आज लगभग सारे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं उनका एंड कर रहे थे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरी तरफ से छूटे नहीं, इसकी मैंने बेहतर कोशिश की, और इसकी वजह से थोड़ा सा ये वीडियो आज लंबा बन गया है। शॉर्ट में फटाफट से रिवीजन एक बार कर लेते हैं। जिन बच्चों को लग रहा है कि हमें रिवीजन की आवश्यकता इसमें है नहीं, हमने बहुत ध्यान से पहले ही समझ लिया, तो वो बच्चे क्लास वीडियो पॉज कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे देखना चाहें, सबसे पहले हमने देखा हाड़ौती जो पठार है वो हमने आज पढ़ना शुरू किया था, और उसमें मेसोजोइक महाकल्प में क्रिटेशियस कल्प में ज्वालामुखी के उद्गार से जो लावा निकला उससे ये बना, उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं ये हमने देख लिया। इसके बाद हमने देखा कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है, जनसंख्या कितनी है, इसकी वो औसत ऊंचाई कितनी है, वर्षा कितनी है, सीमा कहाँ तक है। इसको दो भागों में बांटा, हालांकि सहबाद उच्च भूमि, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, आडावल की पहाड़ियाँ, गंगधार, विंध्यन कगार भूमि, ये हम कर चुके हैं शायद रिवीजन। व्यक्तिगत वर्गीकरण हमने देखा, उसमें मिश्रा जी ने 7 इसके भाग बताए। नहरी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल पीढ़ क्षेत्र। इसके अलावा आरएल सिंह जी ने दो भागों में बांटा राजस्थान का मैदान। बेसिकली बड़े जो दो भाग थे वो कौन कौन से थे? राजस्थान का मैदान, राजस्थान का पठार। मैदान के भी दो डिवाइडेशन किए, उनके फिर सब डिवाइडेशन किए, क्योंकि उन्होंने 12 भाग कंप्लीट बताए। हरिमन सक्सेना जी ने 4 भाग बताए। ये फिर के बारे में हमने पढ़ा। तो ऑलमोस्ट अपना जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के अपना संपूर्ण हो चुका है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख चुके हैं। इससे संबंधित जो भी टेस्ट वगैरह जो भी हों वो हो सकता है यूट्यूब पर लाइव हों या फिर आपको ऑफलाइन क्लास में लिए जाएं। तो उसके लिए आप इन सारे टॉपिक्स को जो पढ़ाए गए हैं उनको बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। अरावली प्रदेश में चोटियों वाले भाग को थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली बार बार रिवाइज करेंगे। जहां आपको लगता है कि यहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसको एक बार लिख करके मैप के थ्रू भी रिवाइज करने की कोशिश करें। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होने की वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, तो आप वीडियो पॉज करके इसको क्लास को 2 टुकड़ों में भी देख लें। ये आपकी खुद की स्ट्रेटेजी है किस तरह से आप पढ़ना चाहें। पर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं हम उनको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे, तो हमने इस क्लास में कवर की हैं। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को लेकर के, उसकी जलवायु को लेकर के, राजस्थान में वर्षा के वितरण को लेकर के, वर्षा को प्रभावित करने वाले कारकों को लेकर के। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।